तो टैक्स शिफ्टिंग वर्ड का प्रयोग किया गया था इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमी में जब ए पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो ए व्यक्ति बी पर्सन के ऊपर टैक्स को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। यानी जो इनिशियल बर्डन है, प्रारंभिक भार है, प्रारंभिक भार जो टैक्स का है वो पड़ता है ए व्यक्ति के ऊपर, लेकिन जो अंतिम भार है टैक्स का, वो अंतिम भार जो पड़ता है वो टैक्स का बी पर्सन के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर एक हम चीज पॉइंट नोट करते हैं कि टैक्स शिफ्टिंग की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर 100 रुपये का टैक्स हमने ए पर्सन पे लगाया तो क्या वो 100 का 100 टैक्स बी पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, या 100 में 50 रुपये का टैक्स शिफ्ट करेगा और 50 रुपये का स्वयं पे करेगा। ये प्रश्न हमारे पास बनते हैं। ये प्रश्न उठते हैं कि आखिर जो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है वो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया कितना टैक्स बर्डन हमारे पास कंज्यूमर के पास जाता है और कितना टैक्स उसके पास बना रहता है। तो इस पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पॉइंट को जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसे टैक्स शिफ्टिंग की एक्टिविटी काम करती है तथा टैक्स शिफ्टिंग की जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टैक्स शिफ्टिंग से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं वो कई कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से इसको नोट किया जाता है वो कराघात तथा करापात के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं कि प्रारंभिक व्यक्ति के ऊपर जब हम ए व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो वो कराघात की श्रेणी में आता है, लेकिन फाइनल बर्डन जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसको हम लोग करापात की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस प्रकार ए व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है और बी व्यक्ति टैक्स देता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग टैक्स शिफ्टिंग की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो कर विवर्तन से हमारा आशय है कि कर की उस प्रणाली से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत जो करदाता होता है कर के भार को दूसरे व्यक्ति या आर्थिक इकाई पर टालने में सफल हो जाता है। तो कर का कितना भाग दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है, इसका अध्ययन आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे कि हाउ मच टैक्स वो शिफ्ट कर पाता है। हमने बताया कि अगर ए पर्सन के ऊपर 100 रुपये का टैक्स लगाया जाता है, अगर बी व्यक्ति के ऊपर 100 रुपये का वो टैक्स शिफ्ट कर देता है तो हम क्या कहेंगे 100% टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया संपन्न हो पा रही। लेकिन अगर ए व्यक्ति के ऊपर 100 रुपये का टैक्स लगाया जाता है और केवल 50 रुपये ही टैक्स वो शिफ्ट कर पा रहा है तो हम कहेंगे 50% टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया संपन्न हो पा रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कर विवर्तन या जो आपके पास इम्पैक्ट होता है कर का वो कितना पड़ता है उसकी स्टडी हम लोग इसके अंतर्गत कर रहे हैं। तो करदाता कर के भार का कितना अंश, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, कितना अंश दूसरे पे टालने में सफल हो पाता है, इसको हम लोग इस कर की प्रकृति को ही टैक्स शिफ्टिंग के अंतर्गत हम लोग काउंट करते हैं और टैक्स शिफ्टिंग के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वस्तु की कीमत लोच कितनी है और वस्तु की कीमत लोच पर निर्भर करेगा। अब प्रश्न ये बनता है कि वस्तु की कीमत लोच क्या होती है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत लोच की गणना करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे, कुछ पॉइंट आपको जानने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो पॉइंट आप देख सकते हो। हाँ, तो जो आपके पास वस्तु का नेचर होता है उसके आधार पर हम लोग टैक्स शिफ्टिंग को देख सकते हैं। यानी वस्तु की प्रकृति कैसी होगी उसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर हम लोग जो कर होता है वो कर शिफ्टिंग की प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक है, वस्तु की प्रकृति
पहली चीज याद रखिएगा, वस्तु आपकी होती है आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु वो वस्तु होती है जिसकी लोच इकाई से कम होती है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि आवश्यक वस्तु जो होती है उसकी लोच इकाई से कम होती है, और लोच इकाई से कम होने का मतलब होता है कि यदि मूल्य में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशंस होता है तो डिमांड में बहुत कम फ्लैक्चुएशंस पाया जाता है। ठीक है, प्राइस में हाई फ्लैक्चुएशंस होते हैं लेकिन डिमांड में लो फ्लैक्चुएशंस दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका टैक्स होता है, ये अगर आवश्यक वस्तु के संदर्भ में अगर टैक्स लगाया जाए तो मोस्ट ऑफ द टैक्स का पार्ट कंज्यूमर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आवश्यक वस्तुओं पर जो उपभोक्ता होता है उसके ऊपर जो टैक्स बर्डन होता है वो ज़्यादा पड़ता है, इसलिए सरकार क्या करती है, आवश्यक वस्तु के ऊपर टैक्स की मात्रा कम कर देती है। तो आवश्यक वस्तु के ऊपर जब टैक्स की मात्रा कम कर देती है तो हम ये कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तु में टैक्स शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में जो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है वो सबसे अधिक आवश्यक वस्तु के संदर्भ में पाई जाती है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं का यदि मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन संभव, मतलब घटोत्तरी, जो मांग की घटोत्तरी होती है उसमें बहुत घटोत्तरी कम होना संभव नहीं होता है। तो उत्पादक क्या करता है, उत्पादक आपका जो भी टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स का मोस्ट पार्ट को क्या कर देता है, कंज्यूमर पर शिफ्ट करने पर, कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट करने में सफल हो जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। तो आवश्यक वस्तु के संदर्भ में टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जो आपका इसेंशियल कमोडिटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स शिफ्टिंग पाई जाती है। ठीक है, दूसरी कमोडिटी आपके पास होती है आरामदायक कमोडिटी। आरामदायक कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जहां पर किसी वस्तु के मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उसकी मांग में भी परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, तो जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में यदि मांग में परिवर्तन पाया जाता है तो इस प्रकार की वस्तु आपके पास आरामदायक होती है और इसकी लोच इकाई के बराबर होती है। जो आरामदायक वस्तु होती है इसकी लोच इकाई के बराबर होती है। तो इसमें देखिए, अगर वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसकी खरीदी गई मात्रा भी 10% कम हो जाएगी। तो इसकी लोच इकाई के बराबर होने के कारण इसे हम लोग लोचदार वस्तु की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। और लोचदार वस्तु की कैटेगरी के अंतर्गत रखने का तात्पर्य होता है कि इसमें जो भी टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स में लगभग 50% टैक्स शिफ्ट कर दिया जाता है, टैक्स शिफ्टिंग के अंतर्गत आ जाता है, एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट टैक्स शिफ्टिंग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसके पूर्व मैंने देखा आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु जो जिसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है, जब इसकी मांग की लोच इकाई से कम होगी तो इसमें टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। और जैसे 100 रुपये अगर टैक्स लगाया जाता है तो कंज्यूमर यहाँ तक कि 80 रुपये भी व्यक्ति के ऊपर टैक्स शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया ज़्यादा पाई जाती है, जबकि आरामदायक वस्तु के संदर्भ में जो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है वो आवश्यक वस्तु के सापेक्ष कम पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है कि आरामदायक वस्तु के संदर्भ में टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया तो संपन्न होती है, लेकिन आवश्यक वस्तु की अपेक्षा आरामदायक वस्तु में टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया
कम संपन्न हो सकती है। ठीक है, जैसे 100 रुपये यदि टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मात्र 50% यानी 50 रुपये ही बी व्यक्ति के ऊपर हम लोग टैक्स के रूप में शिफ्ट कर पाते हैं, अन्य अमाउंट को शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट आपका नोट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आवश्यक वस्तु के अंतर्गत टैक्स शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि आरामदायक वस्तु के संदर्भ में टैक्स शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी कम पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। थर्ड आपके पास होती है विलासी वस्तुएं। विलासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, विलासी वस्तुएं जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को डिक्लाइन करती हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पर कि वर्किंग कैपेसिटी को डिक्लाइन करती हैं, और वर्किंग कैपेसिटी को डिक्लाइन करने का तात्पर्य होता है कि आपकी कार्यक्षमता को ये वस्तुएं कम कर देती हैं। तो ये वस्तुएं जब कार्यक्षमता को कम कर देती हैं तो इस प्रकार की वस्तुओं में जो आपके पास टैक्स शिफ्टिंग का गुण पाया जाता है वो गुण ये होता है कि इन वस्तुओं का मूल्य में यदि थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मूल्य थोड़ा सा बढ़ता है, तो इनकी मांग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, यदि मूल्य 10% बढ़ जाता है तो जो इनकी मांग होती है मोर देन 10% क्या होती है, डिक्लाइन पाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को ईपी इज ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी इन्हें अत्यधिक लोचदार वस्तु की कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग वस्तुओं की कैटेगरी के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत हम वस्तु को क्लासीफाई करते हैं। तो ये आपके पास होता है विलासी वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है। तो विलासी वस्तुओं के संदर्भ में ये देखने को मिलता है कि वस्तु के मूल्य में यदि थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होता है तो मांग में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ता है। तो यानी इस बात को हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है वो लग्जरियस कमोडिटी में विलासी वस्तुओं के संदर्भ में कम पाया जाएगा। ठीक है, जो आपके पास लग्जरियस कमोडिटी होती है वहां पर टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया कम पाई जाती है। अर्थात अगर ए पर्सन के ऊपर हम लोग 100 रुपये का टैक्स लगा देते हैं तो ए पर्सन के ऊपर 100 रुपये का टैक्स लगाने के परिणाम स्वरूप ए पर्सन बी पर्सन के ऊपर मात्र 20 रुपये का ही टैक्स शिफ्ट कर पाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ा देंगे तो हम इनका नेचर देखते हैं कि प्राइस ज़्यादा बढ़ने से इनके ग्राहक बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे, ग्राहक छोड़ देंगे इस प्रोडक्ट को परचेज करना। इसलिए इसमें 100 रुपये में से मात्र 20 रुपये टैक्स के रूप में, मैंने अप्रॉक्सीमेट डेटा आपके साथ डिस्कस किया कि लगभग 50% से कम टैक्स को शिफ्ट कर पाता है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो 80 रुपये अमाउंट होता है वो स्वयं उसके द्वारा बियर किया जाता है। ठीक है, तो लग्जरियस कमोडिटी में आपके पास टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया बहुत कम पाई जाती है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है एंड नोट करने लायक है। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट क्या कह सकते हैं। पहला रिजल्ट आपका फर्स्ट रिजल्ट ये बताता है कि इकोनॉमी में, ठीक, अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो होगी वो कहां पर होगी, आवश्यक वस्तु के संदर्भ में। सबसे अधिक टैक्स शिफ्टिंग की जो डिग्री होगी, कोटि होगी, वो कहां पर पाई जाती है, आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है, यानी यहां पर बहुत अधिक टैक्स शिफ्टिंग की कोटि होती है, हायर डिग्री ऑफ टैक्स शिफ्टिंग पाई जाएगी। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता, कोई भी प्रोड्यूसर आवश्यक वस्तु के संदर्भ में वस्तु के मूल्य के माध्यम से अपने टैक्स को शिफ्ट कर पाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ए व्यक्ति के ऊपर अगर 100 रुपये का टैक्स लगाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट मान लीजिए 90 रुपये टैक्स उठा करके शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर, बी पर्सन के ऊपर, और 10 रुपये ही मात्र टैक्स ए व्यक्ति पेमेंट करता है। तो इस प्रकार देखिए 90% टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया आप इसमें देख सकते हो। ठीक।
ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको कि जो आपके पास रियल लाइफ में आरामदायक वस्तुएं होती हैं। आरामदायक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे आपकी कार्य क्षमता इम्प्रूव करती है, जो आपकी कार्य दक्षता को बढ़ाती हैं। तो कार्य दक्षता को बढ़ाने वाली वस्तुओं के संदर्भ में जो टैक्स शिफ्टिंग प्रक्रिया होती है वो लगभग 50% के आसपास पाई जाती है। 50% के आसपास पाए जाने का तात्पर्य होता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ए पर्सन के ऊपर 100 रुपये टैक्स लगाया तो वो 50% टैक्स यानी 50 रुपीज बी व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर देगा एंड रेस्ट ऑफ टैक्स 50 रुपी वो स्वयं के द्वारा पेमेंट करेगा। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरामदायक वस्तु के संदर्भ में जो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और इन द रेस्पेक्ट ऑफ आवश्यक वस्तु के संदर्भ में जितनी आवश्यक वस्तु के संदर्भ में टैक्स शिफ्टिंग पाई जाती है उसकी अपेक्षा आरामदायक वस्तु के संदर्भ में टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया कम पाई जाती है। और तीसरी मैंने आपको अभी कैटेगरी की वस्तु आपसे डिफाइन किया जहां पर आपके पास विलासी वस्तुएं होती हैं, और विलासी वस्तुओं के संदर्भ में जो आपके पास टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है वो सबसे कम पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, कि विलासी वस्तुओं के संदर्भ में जो प्रोड्यूसर के पास पावर होती है वो सबसे कम पावर होती है ताकि वो टैक्स को शिफ्ट कर सके। तो ये पॉइंट आपको नोट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नोट करना पड़ सकता है कि जो सबसे ज़्यादा आपके पास जो प्रोड्यूसर होते हैं इन प्रोड्यूसर्स के पास जो टैक्स शिफ्टिंग की पावर होती है विलासी वस्तुओं के संदर्भ में वो बहुत कम पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में अगर विलासी वस्तु के संदर्भ की बात करते हैं तो अगर 100 रुपये का एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो मात्र 20% यानी 50% से कम टैक्स ही बी पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर पाते हैं। तो 20% ही टैक्स मान लीजिए बी पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर पाए। तो विलासी वस्तुओं के संदर्भ में जो आपके पास प्रोड्यूसर होते हैं उनके टैक्स शिफ्टिंग की पावर बहुत लिमिट में पाई जाती है। तो ये पॉइंट आप तो तीनों पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि आप नेसेसरी कमोडिटी जो होगी, नेसेसरी कमोडिटी में टैक्स शिफ्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। एंड आपके पास दूसरा आरामदायक जो आपके पास होती है नॉर्मल गुड्स, आरामदायक को आप लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हो, नॉर्मल गुड्स, और नॉर्मल गुड्स में आपके पास टैक्स शिफ्टिंग की पावर 50-50 पाई जाती है, लगभग अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 50-50 के रूप में पाया जाता है। और आपके पास जो लग्जरियस कमोडिटी होती है और लग्जरियस कमोडिटी में टैक्स शिफ्टिंग की पावर सबसे कम पाया जाता है लग्जरियस कमोडिटी में। ये पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए अब हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की विभिन्न दशाओं के अंतर्गत टैक्स शिफ्टिंग की हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई की विभिन्न कंडीशंस हैं। तो बताइए जो इकोनॉमी में टैक्स शिफ्टिंग होगी वो कैसे होगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग जब चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हो कि अगर, ठीक है, उपभोक्ता के लिए वस्तु यदि आपके पास आवश्यक आरामदायक है यानी उसके लिए इकाई के बराबर लोच है, और प्रोड्यूसर के लिए भी यदि वस्तु आपके पास क्या है, प्रोड्यूसर के लिए भी वस्तु यदि आरामदायक है यानी एक व्यक्ति जो कंज्यूमर है उसकी दृष्टि से वो वस्तु आरामदायक है तथा प्रोड्यूसर की दृष्टि से भी यदि वो वस्तु आरामदायक है, दोनों के लिए यदि वस्तु आरामदायक है तो उसकी मांग की लोच दोनों की ढाल बराबर होगी और टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया आप यहां पर देख सकते हो। ये आपके पास डिमांड रेखा है, ये आपके पास, एक मिनट प्रॉब्लम डायग्राम कर रहा है, फिर से इसको हम बनाते हैं, डायग्राम प्रॉब्लम कर रहा है। ये आपके पास डिमांड एंड ये आपके पास सप्लाई लाइन है, ये आपके पास डिमांड लाइन है, ये आपके पास सप्लाई लाइन है, ठीक है। आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ई है प्रारंभ में वस्तु का मूल्य
ओपी है, प्रारंभ में वस्तु का मूल्य ओपी है और उसकी जो आपके पास मात्रा है वो ओक्यू है, मात्रा ओक्यू है। जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स लगाने से याद रखना कि टैक्स लगाने के परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य पहले से बढ़ जाता है। जब वस्तु का मूल्य पहले से बढ़ जाता है तो पूर्ति रेखा सप्लाई कर्व जो होती है वो बाईं ओर लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करती है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करती है। तो ये देखिए आपके पास टैक्स लगने के बाद जो आपकी सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व देखिए लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर गई। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका टैक्स लगने के बाद पूर्ति रेखा ऊपर की ओर चली जाती है एंड कन्वर्ट हो जाती है SS1 में कन्वर्ट आपकी हो जाती है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 हो जाता है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 हो जाता है। आप इसको आधार अच्छे से मिला दो, जब आधार अच्छे से मिला दोगे और इधर लंब अच्छे से मिला दोगे। ठीक है, तो देखिए टैक्स लगने के बाद प्राइस बढ़ गया। प्राइस कितना बढ़ गया? P से प्राइस बढ़ करके P1 हो जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि टैक्स कितना लगाया गया? तो टैक्स आपका इकोनॉमी में प्रारंभिक जो पूर्ति रेखा थी वहाँ पर देखिए ये जो आपके पास नई आपके पास मात्रा रेखा, जो नई मात्रा रेखा E1 पॉइंट से हमने इंटरसेक्ट करके नीचे हमने लंब के रूप में डाला है, वो इसको A पॉइंट पे कट कर रही है। तो टोटल टैक्स अमाउंट E1A है। तो आपके पास टोटल टैक्स क्या है? E1A है। ये आपका टोटल टैक्स को रिप्रेजेंट करता है। टोटल टैक्स इतना लगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास ये BE1 आपका कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। देखिए मूल्य टैक्स के बराबर नहीं बढ़ा है, E1A के बराबर टैक्स के बराबर आपका नहीं बढ़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो ये बर्डन है P1 बर्डन है, ये कौन बियर कर रहा है? ये कंज्यूमर बियर कर रहा है। और AB टैक्स कौन पेड कर रहा है? AB टैक्स जो आपका है वो प्रोड्यूसर बियर कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इसमें दोनों 50%, ये ऊपर का पोर्शन आप देख सकते हो कि ये ऊपर का पोर्शन E1B टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, इसको उपभोक्ता व्यय मतलब बियर कर रहा है। ये इतना अमाउंट E1B टैक्स आपके पास कंज्यूमर ने पेमेंट कर रहा है। और जबकि आपका जो आपका AB टैक्स अमाउंट है, जो ये आपका AB टैक्स अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट आपका प्रोड्यूसर बियर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों के लिए वस्तुओं की मांग की लोच समान हो तो दोनों बराबर, यानी उपभोक्ता का टैक्स बर्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर का टैक्स बर्डन, दोनों का टैक्स बर्डन आपका बराबर रहेगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है, नोटेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी में जब भी आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो अगर दोनों वर्गों के बीच में वस्तु की मांग लगभग समान है, प्रोड्यूसर भी जितनी विल से बेचना चाहता है, कंज्यूमर भी यदि उसी विल से परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो दोनों 50% टैक्स पेड करेंगे। यानी अगर 100 रुपये टैक्स लगाया गया है तो आपका 50 रुपये का टैक्स कंज्यूमर बियर करेगा एंड 50 रुपये का टैक्स आपका प्रोड्यूसर बियर करेगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पर। तो ये आपका टैक्स सिस्टम हो जाता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट जनरेट है, आपको ये लगता है कि नहीं इकोनॉमी में सारा का सारा टैक्स प्रोड्यूसर शिफ्ट कर देता कंज्यूमर के ऊपर। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है वस्तु की लोच पर, वस्तु की प्रकृति पर कि वो वस्तु किस प्रकार की है। और यदि वस्तु आवश्यक है, बहुत ही अधिक आवश्यक है, आपको लेना कंपलसरी है, तो उस कैटेगरी में प्रोड्यूसर पूरा का पूरा टैक्स कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। ये पॉइंट आप नोट देखिएगा कि जब कमोडिटी कंज्यूमर के लिए परफेक्ट इसेंशियल हो जाती है, परफेक्ट इसेंशियल का मतलब होता है जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स।
ठीक है। जीवन रक्षक दवाएं वो दवाएं होती हैं जिनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है। तो इन वस्तुओं के संदर्भ में आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं के संदर्भ में जब भी टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो टैक्स सारा का सारा कंज्यूमर पेमेंट करता है और कोई भी टैक्स प्रोड्यूसर नहीं पेमेंट करता है अगर वस्तु आपके लिए पूर्णतया क्या हो जाए, पूर्णतया आवश्यक हो जाए। ठीक है, पूर्णतया आवश्यक का मतलब होता पूर्णतया बेलोचदार हो जाए। पूर्णतया बेलोचदार अगर वस्तु हो जाती है तो पूर्णतया बेलोचदार का मतलब होता है कि अति आवश्यक वस्तु यदि हो जाती है, यदि अति आवश्यक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए यदि हो गई तो 100% यानी टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया 100% काम करेगी और पूरा का पूरा टैक्स 20% पेमेंट करेगा। तो अगर वस्तु पूर्णतया बेलोचदार है, बेलोचदार का तात्पर्य यही है कि यदि कंज्यूमर के लिए अति आवश्यक है, और अति आवश्यक का मतलब होता है जैसे जीवन रक्षक दवाएं। ठीक है, अभी कोविड-19 में आपने देखा होगा कि कुछ इंजेक्शंस थे जिनके लिए लोग कोई भी अमाउंट देने को तैयार थे। तो जीवन रक्षक दवाओं जैसे होती हैं, इन पर आप पूरा का पूरा टैक्स अपने जेब से पेमेंट करना चाहते हो और प्रोड्यूसर कोशिश करता है कि सारा टैक्स बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर दे। हाँ, एक कंडीशन और होती है। कौन सी कंडीशन? जब वस्तुएं क्या हो जाए, आपके लिए पूर्णतया लोचदार हो जाए, पूर्णतया लोचदार हो जाए। ठीक है, पूर्णतया लोचदार हो जाए या प्रारंभ में प्रथम अवस्था में आपसे परिचय कराया जाए। कोई भी वस्तु होती है, आपने देखा होगा नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो यानी वो प्रथम बार आपसे परिचय उस वस्तु का कराया जाता है उस कमोडिटी के संदर्भ में जो आपके पास टैक्स शिफ्टिंग प्रक्रिया होगी, जो टैक्स शिफ्टिंग एक्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है। क्यों? कोई भी प्रोड्यूसर फिर टैक्स को शिफ्ट करने की पावर नहीं रखता है। ठीक है, तो 5 प्रकार की कमोडिटी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये 5 प्रकार की कमोडिटी आपके लाइफ में मिलती हैं और इन 5 कमोडिटी के संदर्भ में आप ये कह सकते हो कि यदि मेरे लिए वस्तु परफेक्ट मतलब बहुत इसेंशियल है, मोस्ट इसेंशियल कमोडिटी है, तो वहाँ पर 100% टैक्स शिफ्टिंग की एक्टिविटी संपन्न होगी, पूरी तरह से टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन अगर वस्तु की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और प्रोड्यूसर बार बार आपको दिखा करके बेचना चाहता है तो उस क्रिया में, उस एक्टिविटी के अंतर्गत आपको टैक्स शिफ्टिंग का दायरा में आप नहीं आओगे और प्रोड्यूसर एक भी रुपए आपके ऊपर टैक्स शिफ्टिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है वो विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न हो पाती है और वो परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, इकोनॉमी में आप देख सकते हो कि वस्तु का नेचर कैसा है। अगर वस्तु का नेचर आपका आवश्यक, आरामदायक, विलासी, आपके पास प्रथम प्रयोग या जीवन रक्षक दवाएं हैं, ये 5 प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इनके संदर्भ में टैक्स शिफ्टिंग की पावर अलग अलग होती है, टैक्स शिफ्टिंग की कोटियां अलग अलग पाई जाती हैं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो ये शायद पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।